हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आकार की टेस्ट सीरीज है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, साथ में सभी सम्मिलित क्वेश्चन है। मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि करंट अफेयर बेस्ड यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप लोगों का 16 फरवरी को एग्जाम है, जैसे कि हमने कहा था कि 2 फरवरी से, 2 से क्या मैंने जल्दी स्टार्ट कर दी है, 30 जनवरी से ही हमने स्टार्ट कर दी। प्रत्येक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आ रही हैं, एक तो सुबह आ रही है 6 बजे और एक शाम को आ रही है 7 बजे। तो दोनों टेस्ट सीरीज आप लोग बराबर देखा करो। फुल टेस्ट है 100 क्वेश्चनों के साथ में। एग्जाम पीडिया की जो करंट अफेयर्स आती है ना, उसकी हमने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना दी है, 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। पहला पार्ट 5.5 घंटे का है, दूसरा पार्ट आपका 40 मिनट का है और तीसरा पार्ट आपका 1.5 घंटे का है। तो तीनों पार्ट देख लेना। प्ले लिस्ट बनी है एग्जाम पीडिया करंट अफेयर्स, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस आप लोग कर लोगे, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के 3 स्तरीय पहलू कौन से हैं? तो देखो, बात कर रहा है कि यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी से संबंधित 3 पहलू होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो भोजन की उपलब्धता, पहुंच और समुचित उपयोग। आपका ए ऑप्शन है 3 स्तर पहलू के। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है? देखो कितना बढ़िया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बात कर रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाता है? 5 किलोग्राम, ध्यान रखना, ठीक है, 5 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020-21 के खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में कौन सा राज्य जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है? आपका सबसे बढ़िया राज्य केरल रहा है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा संस्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब कि पीडीएस के तहत खाद्यान्न का प्रबंधन करता है? तो कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करता है। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सर्वप्रथम अपने मिड डे मील कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है? मतलब कि सीधी बात ये कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम मिड डे मील जो कार्यक्रम है उसको क्रियान्वयन किया था, लागू किया था, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया था। आपका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका तमिलनाडु राज्य। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किसकी बात कर रहा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात कर रहा है। इसकी शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आपकी कौन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, उसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत को किया गया था। भारत में कुपोषण को कम करने के लिए कुपोषण मुक्त भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो भारत में कुपोषण को कम करने के लिए कुपोषण मुक्त जो योजना है भारत के द्वारा 2018 में इसकी शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि भारत खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, खाद्य सुरक्षा के लिए कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सभी नागरिकों को सस्ता भोजन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में बफर स्टॉक का क्या महत्व है? देखो, बात कर रहा है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में बफर स्टॉक, किसकी बात कर रहा है? बफर स्टॉक की बात कर रहा है कि इसका क्या महत्व है खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में। तो आपातकालीन जो स्थिति होती है ना, उसमें खाद्य की जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ? तो ईट राइट जो इंडिया मूवमेंट है आपका 2018 में प्रारंभ हुआ था। खाद्य सुरक्षा के लिए फसाई FSSAI के द्वारा जारी डार्ट बुक DART बुक का पूरा नाम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा के द्वारा जो फसाई के द्वारा जारी की गई थी उस बुक का नाम है डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विथ रैपिड टेस्ट, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द पिंक बुक योर गाइड फॉर सेफ न्यूट्रिशियस फूड एट होम कौन जारी करता है? द पिंक बुक है और योर गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट होम की बात कर रहा है, कौन जारी करता है? इसको जारी करने वाला आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, जिसको हम फसाई कहते हैं, FSSAI कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन आपका सही है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वह कहां पर किया गया था? वह दिल्ली में किया गया था। कभी पूछ लिया कब किया गया था? तो 2024 में किया गया था, 20 से 21 सितंबर के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस
की स्थापना कब की गई थी? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस की जो स्थापना है अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है और इसकी स्थापना 1963 में 1963 में की गई थी। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत की कौन सी रैंक है? तो देखो, जीएचआई की बात कर रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है इसकी बात की जा रही है। तो भारत की रैंक यहाँ पर 105वीं है, 105वीं भारत की रैंक है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य 2030 का कौन सा जो लक्ष्य है खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण से संबंधित है? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है सतत विकास लक्ष्य 2030 के लिए की जा रही है, लक्ष्य जो है खाद्य सुरक्षा के लिए टारगेट या गोल दूसरा है। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। यहाँ पर सही कथन बताइए किसके बारे में कह रहा है? तो यहाँ पर बागवानी क्लस्टर विकास के बारे में बात कर रहा है, इसका विचार करिएगा। चलो विचार करते हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कैसा है? एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, तो आपका ए ऑप्शन तो सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित है जो कि किया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक। तो आप जाओगे केवल एक पे, ए वाले ऑप्शन पे आप सही टिक लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम हरित क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन, मतलब कि गलत कथन इन चारों में से बताना है, बाकी तीन आपके सही हैं। भारत में हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है, कौन सा कथन गलत है? भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966 के 67 में हुई थी, बात बिल्कुल सही है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये भी सही बात है। इसमें गेहूं एवं धान जैसे प्रमुख फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि हुई थी, ये भी सही है। इसका अन्य उद्देश्य जो है खाद्यान्न निर्यात को बढ़ावा देना, नहीं निर्यात वगैरह को बढ़ावा देना नहीं था, पैदावार को बढ़ावा देना था, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो बाकी की आप लोग जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके कमेंट जरूर कर लेना, जिससे कि वीडियो अगर कभी भी आए आपकी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे मोटिवेशन भी आप लोग दे सको। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हरित क्रांति का भारत में सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में देखा जाता है? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में। अगर कभी पूछा जाए गेहूं के बाद, तो गेहूं के बाद जो था फिर वो चावल के उत्पादन में देखा गया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो आपका गेहूं के क्षेत्र में ही देखा गया है। हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का उपयोग किया जा गया? तो हरित क्रांति के जो समय बीज थे, उन्नत हाइब्रिड जो बीज थे उसका प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के दौरान अपनाई गई कौन सी प्रौद्योगिकी ने कृषि उत्पादन को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो सबसे अधिक प्रभावित सिंचाई एवं जल प्रबंधन जो तकनीक थी, सबसे ज्यादा इस चीज को प्रभावित वहां पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। हरित क्रांति का एक दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? देखो हरित क्रांति हुई, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म के टाइम में देखा जाए कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव उसने छोड़ा था, तो यहाँ पर कृषि में जो रासायनिक उर्वरक थे उनको अति उपयोग से मृदा की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी थी, उसमें क्या हुआ था? क्षरण हुआ था, कहीं ना कहीं उसको विखंडन या विनाश तरीके से हुआ था। हरित क्रांति के कारण भारत के किस राज्य में कृषि क्षेत्र की सबसे अधिक प्रगति देखी गई है? तो सबसे ज्यादा प्रगति आपकी पंजाब में देखी गई है। इसमें देखी गई है, पंजाब में देखी गई थी। सॉरी, स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा, है ना, पिछली वीडियो में बताया था 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तो लेकिन आप लोगों से मैंने वादा किया है, उस वादे को निभा रहा हूँ। डेली 2 करंट अफेयर्स दो आपकी टेस्ट सीरीज की वीडियो आएंगी। सुबह 6 बजे आएगी, दूसरी आपको शाम को 7 बजे के समथिंग आती है। मतलब प्रॉपर 7 बजे शाम को नहीं हो पाएगी, लेकिन थोड़ा आसपास वहां के 7 से 8 के बीच में आ जाती है। सुबह 6 बजे पक्का आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, लेकिन कब? 2024 में ही दिया गया है। भारत में हरित क्रांति शब्द की संख्या का प्रदायक कौन है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके प्रदायक कौन है? विलियम गॉड है। कौन है? विलियम गॉड है हरित क्रांति के क्या है? प्रदायक। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो पहली हरित क्रांति का उद्देश्य बढ़ावा देना था, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? दूसरी क्रांति का उद्देश्य था जो गैर धान्य फसलें हैं उनको ध्यान केंद्रित करना उन पर, मतलब कि जो पहली बाजी में छूट गई थी उसको इस पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। द्वितीय हरित क्रांति के तहत कौन सी फसलें प्रमुख रूप से प्रोत्साहित की गई? तो दूसरी हरित क्रांति में जो आपकी फसलें हैं वो तिलहन एवं दालों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन किया गया है। द्वितीय हरित क्रांति से किस प्रकार की कृषि तकनीकों को बढ़ावा दिया गया? दूसरी हरित क्रांति जब हुई तो कृषि तकनीकों को बढ़ावा मिला।
कौन सी? जल प्रबंधन की और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के लिए यहां पर क्या मिला था? बढ़ावा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है। कमेंट वगैरह करो, कोई डाउट है, कोई क्लियर है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है, कमेंट करके बताओ। हमारा ऐप भी आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, आपने उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है भारत के सबसे कम भूकंप संवेदनशील जोन में स्थित है? भारत के सबसे कम भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आपका क्या है? स्थित है। अगर बात करें हम तो कौन सा क्षेत्र आएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र आएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। किसकी बात कर रहा है? नेशनल डिजास्टरमेंट रिस्पांस फंड की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के बारे में। देखते हैं, आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है वो 2005 के दायरे में आता है, बिल्कुल बात ठीक है। इसे भारत की आकस्मिक निधि खाते में रखा जाता है। भैया ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा, यह भारत की जो सरकार के सार्वजनिक खाते में ब्याज रहित आरक्षित निधि है ना, उसके अंतर्गत रखा जाता है आपदा प्रबंधन अधिनियम को, ना कि आकस्मिक निधि के तहत। तो आपका ऑप्शन केवल ए वाला सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। भुज जो कि गुजरात में है, घातक भूकंप कब आया था? मतलब कि भुज का जो भूकंप है वो कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था, और एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी भारत के लिए उस समय। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा यहां पर सही है। देख लेते हैं। बैरनदीप भारत का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, गलत है भैया। नारकुंडम एक शांत ज्वालामुखी है, अब भैया ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा, आपका जो बंगाल की खाड़ी में स्थित बैरनदीप है वह एक सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकुंडम की बात की जाए तो यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से आपका दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो आप कहोगे दोनों कथन असत्य है। भारत में स्थित बैरनदीप ज्वालामुखी का निर्माण किस प्रकार की प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुआ है? तो भैया प्लेट विवर्तनिकी के कारण कैसे हुआ है? महासागरीय प्लेटों के अध्यारोपण के कारण हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही है। भारत सरकार की फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार का है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। उसका उद्देश्य की बात कर रहा है सीमा क्षेत्रों में जो बाढ़ नियंत्रण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसका निर्माण करना। अरे बाढ़ का मतलब आप वो तो नहीं समझ रहे हो, पानी वाला? अरे नहीं नहीं, पानी वाला नहीं। वैसे मान लो बाउंड्री है तो इस बाउंड्री के चारों तरफ क्या आपकी एक तरीके से कांटेदार वो लगाए जाते हैं ना, उनको कहते हैं बाढ़। तो ध्यान रखिएगा, तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में बाढ़ प्रभावित क्या है? भारत में बाढ़ प्रभावित नदियों में से कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनाती है? भारत में बाढ़ प्रभावित बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन सबसे नदी जो कौन सी है सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बनाती है, अगर कभी ऑप्शन में आए तो ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है। भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ का जो नियंत्रण कार्यक्रम है वह कब शुरुआत किया गया था? 1954 में, 1954 में इसकी शुरुआत को किया गया था। प्राकृतिक आपदाओं को प्रदेशों में सह संबंधित कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कह रहा है कि सह संबंधित कीजिए, मिला लेते हैं इनको। बाढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में आती है। भूकंप की बात कर ली जाए तो आपकी हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में आती है। सूखा की बात की जाए आपका कहां आता है? मध्य पश्चिम भारत में आता है। और चक्रवात की बात करें तो पूर्वी तट एवं उड़ीसा के तट पर आता है। ध्यान रखना है कि हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में भूकंप की स्थिति तो बनती है, लेकिन कभी अगर आ जाए कि ज्वालामुखी भी आता है क्या, तो ध्यान रखना है कि आपके हिमालय में ज्वालामुखी नहीं आते हैं, केवल भूकंप आते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। भारत का कौन सा क्षेत्र चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित है? चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पूछ रहा है, भारत का पूर्वी तट है। भारत का हिंद महासागर क्षेत्र मुख्यतः कौन से चक्रवात से प्रभावित है? हिंद महासागर का क्षेत्र जो पूछ रहा है कौन से हिंद महासागर से प्रभावित है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है। सैफिर सिम्पसन स्केल किस आपदा को मापने में प्रयुक्त होता है? सैफिर सिम्पसन जो स्केल है आपका किस में नापता है? चक्रवात को नापता है। किसको? चक्रवात को मापने में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, चक्रवात किस प्रकार का मौसमी घटना है? देखो चक्रवात जो है, साइक्लोन्स जो हैं आपकी किस प्रकार की मौसमी घटना के अंतर्गत आते हैं? निम्न दाब प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर शायद सही जाएगा, निम्न दाब प्रणाली के अंतर्गत। बिपर जो है चक्रवात भारत तट पर कब आया? देखो बिपर जो है चक्रवात है भारत के तट पर 2023 को आया था। ठीक है, अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो अरब सागर में हुआ था। अगर बात करें नामकरण किसने किया था, तो बांग्लादेश ने दिया था।
अगर बात कर लें फिर अविच्छिन्न भारत का कौन था, तो गुजरात और महाराष्ट्र था। ठीक है, इतना काफी है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कटक में है। कटक कहां है, उड़ीसा में है। क्या है, चावल का अनुसंधान संस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक करता है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन असम राज्य करता है। नगदी फसल कौन सी नहीं है, तो इन चारों में से नगदी फसल कौन सी नहीं है, ज्वार आपकी नगदी फसल नहीं, जबकि जूट, मूंगफली और गन्ना आपकी नगदी फसलों के अंतर्गत आता है। भारत में कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है, जो आपकी कपास की खेती है वो काली मिट्टी में भारत में की जाती है। भारत में गन्ने की खेती के लिए कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रसिद्ध है, गन्ने की खेती के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी फसल नहीं है, भारत में रबी की फसल इसमें कौन सी नहीं है, गेहूं रबी की फसल है, जौ रबी की फसल है और सरसों रबी फसल है, जबकि ज्वार आपकी रबी की फसल नहीं है, ध्यान रखना है। ज्वार आपकी कैसी है, ज्वार आपकी खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक तरफ सम्मिलित गन्ना है, जूट, चाय, रबर, गन्ना है और उनका राज्य किस राज्य से संबंधित है, देख लेते हैं। जूट आपकी पश्चिम बंगाल में, चाय आपकी असम में, रबर आपकी केरल में और गन्ना आपका उत्तर प्रदेश में। ये ऑप्शन आपका सही है, ध्यान फिर से कर लो। पश्चिम बंगाल में जूट है, असम में चाय है, केरल में रबर है और गन्ना उत्तर प्रदेश में आपका गन्ना है। ठीक है, चलिए। भारत किस राज्य में शुष्क भूमि खेती सबसे अधिक होती है, भारत के किस राज्य में शुष्क भूमि की जो खेती है वो सबसे अधिक होती है, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, 50 क्वेश्चन कर चुके, 50 और बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी एवं खरीफ दोनों में मौसम में उगाई जा सकती है। एक फसल ऐसी होती है जो रबी और खरीफ दोनों फसलों में उगाई जा सकती है, मक्का ऐसी फसल है। इस फसल को नीली क्रांति से जोड़ा गया। अब नीली क्रांति से किसको जोड़ा गया, मत्स्य पालन, मछली पालन को, है ना। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा योगदान किस राज्य का आता है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपका किसमें आता है, केरल राज्य में आता है। ध्यान, केरल राज्य सबसे ज्यादा प्राकृतिक रबर के लिए जाना जाता है। जैविक कृषि में किस प्रकार के उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, तो जैविक जो कृषि होती है उसमें रासायनिक जो उर्वरक होते हैं उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि हरी खाद का, जैविक खाद का, कंपोस्ट खाद का प्रयोग होता है। टिश्यू कल्चर तकनीक का सबसे अधिक प्रयोग किस प्रकार की फसल में किया जाता है, जो टिश्यू कल्चर तकनीक होती है उसका सबसे अधिक जो प्रयोग है वह किस प्रकार की, वह केला में किया जाता है। किसमें, केला में, ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस समय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए चल रहा है क्योंकि इस तरीके से आप देखोगे एमपीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। चावल की खेती के लिए आवश्यक जो न्यूनतम तापमान है वह कितना होना चाहिए, तो चावल के लिए न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गोविंद, पूसा 2, माही, सुगंधा, IR8, महसूरी आदि प्रमुख जो किस्में हैं वो कौन सी फसलों के नाम हैं, तो यहाँ पर जो फसलें हैं वो आपकी किसके, चावल के नाम है। जो आप नाम देख रहे हो सब आपके चावल के नाम है और अलग अलग चावल की नामों से जानी जाती हैं। चलिए, गेहूं एवं राई के मध्य में संकर से गेहूं की कौन सी किस्म का विकास किया गया, संकर से गेहूं की मतलब संकर क्या एक बीज था उस गेहूं की फसल के लिए जाने का, लेकिन क्या नाम है उसका, अगर कभी आ जाए तो क्या बोलोगे, बता सकते हो, आपका ट्रिटिकल नाम से, ट्रिटिकल नाम से जाना जाता है। देश में सर्वप्रथम किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया, देखो पूरे भारत में पहला एक ऐसा राज्य जिसको जैविक राज्य के रूप में घोषित किया गया है, सिक्किम राज्य। कौन सा है, सिक्किम राज्य है। डिजिटल कृषि मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी दी गई, डिजिटल कृषि मिशन के लिए जो मंजूरी है वो 2024 में मिली हुई है। हाल ही में खबरों में रहे टील कार्बन के संबंध में कौन कथनों पर विचार, किसके बारे में कह रहा है, टील कार्बन के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है इस पर विचार कीजिए। देखते हैं, इसकी अवधारणा ब्लू कार्बन एवं ग्रीन कार्बन को जोड़कर बनाई गई, बिल्कुल बात ठीक है। टील कार्बन जो है जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन में सहायक है, बिल्कुल ठीक है, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन सही है। तो टील कार्बन के बारे में हो सके तो थोड़ा नेट वगैरह से पढ़ लेना, अगर आपके सर वगैरह ने नोट्स लिखाए हो तो उसको जरूर देख लेना, हो सके पूछ लेना, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस समय। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो है फसल अनुसंधान संस्थान उसकी स्थापना की बात आपकी की जाए तो जोधपुर में की गई, भी ऑप्शन सही है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित है, तो आपका कोयम्बटूर में है, कहां पर है, कोयम्बटूर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिका किस जो किस्म है किसका संबंध कौन सी फसल से है, तो अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका जो किस चीज की फसल है, जो इनके नाम दिए गए, कहवा जिसको हम क्या कहते हैं, कॉफी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉफी या कहवा जिसको कहते हैं ये उन्हीं के नाम है।
भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई? देखो भारत में पहली जनगणना भैया 1881 में की गई थी, और किसके काल में? लॉर्ड रिपन वायसराय के काल में। भारत की जनगणना किस अधिनियम के तहत संचालित होती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो अधिनियम कौन सा है आपका? जनगणना अधिनियम 1948 है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अब इसका क्वेश्चन बताना पड़े तो फिर क्या ही मतलब है। उत्तर प्रदेश है। कौन सा विभाग भारत में जनगणना का संचालन करता है? एक विभाग ऐसा है भारत में जनगणना का क्या करता है? संचालन करता है, वह गृह मंत्रालय विभाग है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है, क्या कह रहा है? जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो साक्षरता दर आपकी 74.04% है, 74.4% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखो केंद्र शासित प्रदेश यूटीज की बात कर रहा है कि सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। किसका? पुडुचेरी का है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से एक है? तो अपकर्ष कारकों में से प्रवासन के लिए किसको जाना जाता है? जीवन की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश कभी पढ़ा है? क्या होता है? 15 से 15 से लेके 59 जो वर्ष की कार्यशील जनसंख्या होती है उसको हम जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में उसको गणना करते हैं। ठीक है। जनगणना 2011 की थीम क्या थी? देखो पुराना कितना क्वेश्चन है, अब पूछ लिया तो पूछ लिया है। 2011 की थीम थी अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। क्या थी? अवर सेंसेस अवर फ्यूचर थीम थी। निम्नलिखित में से किन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में नकारात्मक रही है? तो कौन कौन से राज्य जिनकी नकारात्मक रही अगर बात करें तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो अरुणाचल प्रदेश की नकारात्मक नहीं रही, सिक्किम की भी नहीं रही, मणिपुर की नहीं। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी आपकी जनसंख्या थी वो नेगेटिव में रही थी, तो आपका ऑप्शन केवल डी पर आ जाएगा, केवल 4 वाला यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताइए। सत्य कथन के बारे में बात करनी है, कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर 1971 से लेकर 1981 1971 से लेकर 1981 के बीच में दशक में रही थी सबसे ज्यादा नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर। बिल्कुल बात ठीक है। भारत में नगरीय जो जनसंख्या है वो 30.2% है। ये सही है? गलत है, क्योंकि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो आपकी कितनी है? 31.2% है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो महानगरों की संख्या है वो 53 भारत में है, ये भी सही है। तो केवल एक और तीसरा सही है, दूसरा वाला सही कर दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शिशु लिंगानुपात, जो बच्चों का लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वह कितना है? अगर कभी पूछ लिया जाए तो 919 है। कितना है? 919 है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस राज्य में है? देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो प्रतिशत है वो आपका मिजोरम में। कहां पर है? मिजोरम राज्य में है, ध्यान रखिए। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन गांधी जी क्या हुए थे? रिटर्न हुए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। कहां हुए थे? इंडिया में। और इसका क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताना है। प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी या 10 जनवरी में से कौन सा बताया जाता है? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट करके। जिसने कमेंट करके नहीं बताया आप लोग समझ लो कि आपकी तैयारी बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा है, सच कह रहा हूं। हाँ वो बात आई, बाई चांस बात अलग है कि आप भूल गए, वो अलग बात है। बट अगर नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था, तो बहुत चिंताजनक बात, क्योंकि फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ी फिर आपने, फिर तो हिस्ट्री पढ़ो पहले अच्छे से, है ना। तो इसका आंसर कमेंट में बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 14 वर्ष की जो आयु संरचना है कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? कितना है? तो 29.7% है। भारत में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई? तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन, सी ऑप्शन सही है आपकी, इस योजना को शुरुआत किया गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्बन सिंक का मुख्य स्रोत क्या है? देखो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कार्बन सिंक की बात कर रहा है, क्या स्रोत है? तो यहां पर वन और मिट्टी, है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार अगर वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हो सकता है? तो देखो क्या कह रहा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है कि अगर वैश्विक वर्ल्ड के लेवल पर अगर तापमान केवल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो भारत का किस क्षेत्र होगा जिसको सबसे अधिक नुकसान होगा? वो भारत का तटीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? तटीय क्षेत्र होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
भारत में जलवायु परिवर्तन के संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए किस कानून का गठन किया गया है? तो कौन सा कानून है जो गठन किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण अधिनियम 2005 कानून का इसका क्या किया गया, गठन किया गया है। और इसमें कभी अध्यक्ष पूछ लिया है, कौन होते हैं? तो भारत का जो पीएम होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है बात कर रहा है? 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करना है, इसका दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए यही लक्ष्य है। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किस उद्देश्य के लिए अपनाई जाती है? क्लाइमेट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है किस उद्देश्य से अपनाई जाती है, कभी क्वेश्चन आए तो बता सकते हो। जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है से कृषि को बचाने के लिए इसका उपयोग को किया जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता कब प्रभावी हुआ? तो कब प्रभावी हुआ बात कर रहा है तो 1 जनवरी 1989 को, 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल समझौता प्रभावित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर सुमिलित करना है, सुमिलित कर लेते हैं। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही जाएगा आपका जाएगा ओजोन क्षरण से संबंधित है, तो यहाँ पर चौथा वाला सही है। रियो शिखर सम्मेलन की अगर बात करें हम, आपका पर्यावरण और संधारणीय विकास से संबंधित, तो पहला वाला सही जाएगा, है ना। फिर आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल से हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना संबंधित है, तो दूसरा जाएगा। और पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन उपशमन और अनुकूलन के लिए है, तीसरा सही जाएगा। तो 4 1 2 3 आपका ये वाला सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस होती है, इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो ग्रामीण एवं नगरीय लिंग अनुपात है वह क्रमशः कितना है? देखो दोनों पूछ लिए क्वेश्चन में, ग्रामीण और नगरीय। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण का, ग्रामीण कितना होगा? ग्रामीण आपका है 949, और अगर शहरी पूछ लिया है, नगरी वाला पूछ लिया है तो आपका है 929। तो एक तरीके से आपका सी वाला सही है, 949 और 928। 949 आपका ग्रामीण है और 929 आपका नगरी है। भारत में ग्रामीण नगरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो ग्रामीण से जो नगरी प्रवास का जो मुख्य कारण है, रोजगार के अवसर के लिए सबसे ज्यादा कारण यही होता है। भारत में ग्रामीण नगरी प्रवास के संदर्भ में रिवर्स माइग्रेशन विपरीत प्रवास क्या दर्शाता है? विपरीत प्रवास यह दर्शाता है जब प्रवास के बाद लोग वापस अपने गांव लौटते हैं, उनको कहते हैं हम क्या कहते हैं? रिवर्स माइग्रेशन। मतलब कि पहले शहर आए थे, सिटी की ओर आए थे, जब सिटी में काम बेरोजगार हुए, रोजगार नहीं मिला तो फिर से अपने विलेज की ओर निकल दिए, तो उसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन, विपरीत प्रवास कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। 10 सेकंड लगेंगे आपको करने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और बाकी की हमारी चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनती रहती है, उनको आप जरूर देख लेना, एग्जाम के पर्पज से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करेंगे, किस आर्थिक सिद्धांत के अनुसार ग्रामीण नगरी प्रवास का मुख्य कारण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आय में असमानता है? आय में असमानता किसके बीच में दर्शाती है? तो यहां पर जो कहते हैं वो हरीश टोडारो मॉडल कहता है। क्या कहता है? कौन सा सिद्धांत कहता है? हरीश टोडारो मॉडल कहता है। भारत में नगरीय प्रवास योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस विशेष पर ध्यान देना आवश्यक है? नगरीय प्रवास की योजना अगर बनाई जा रही है तो किस विशेष चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए? देखा जाए बुनियादी नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बिल्कुल सही बात है। प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार योजना पर, यह भी सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार सृजन के लिए भी सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी का हो गया आप, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, बना रहे हो अगर तो योजना। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर करने वाले राज्य घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या कह रहा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि तो की है पर घटते क्रम में बताना है, तो कौन सा रहेगा? मेघालय तो सब में लिखा है, मेघालय तो रहना ही रहना है, मेघालय इसको मान लेते हैं। चलो फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी मान लेते हैं इसको, फिर बिहार और जम्मू कश्मीर, तो आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। न्यूनतम है साक्षरता वाले राज्य और बढ़ते क्रम में कैसे करोगे? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये आपके क्रम सही है। बढ़ते साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं बढ़ते क्रम में, क्योंकि बिहार में अगर बात करें तो 61.8% है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो 65.38% है। राजस्थान में बात करें तो 66.11% है, और अगर झारखंड बात करें तो 66.41% है। तो थोड़ा सा प्रतिशत लगा लेना, प्रतिशत नहीं लगा पाए नहीं तो कहोगे गलत लिख दिया, है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं विचार। क्या है? चित्रंग चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हुई, बिल्कुल बात ठीक है, हुई थी। दूसरा है कि ताउते चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई, ये भी सही बात है, तो आपके ऑप्शन सी पे टकराओगे।
उड़ीसा चक्रवात, जिसे सुपर चक्रवात भी कहते हैं, कब आया? उड़ीसा चक्रवात है जिसको सुपर चक्रवात कहते हैं, 1999 में आया था, ऐसे याद कर लो। भारत में सुनामी के बारे में पहली चेतावनी जारी वाला संगठन कौन सा है? सुनामी सबसे पहले भारत में जारी की गई थी, तो ऐसा कौन सा संगठन के द्वारा जारी की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र के द्वारा सबसे पहले जारी की गई थी। भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? देखो, मसालों का जो बगीचा है ना भारत में, केरल राज्य को कहा जाता है। किसको? केरल राज्य को कहा जाता है। यहां पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन लगा लिए, पूरी टेस्ट सीरीज लगा ली है। उम्मीद है आप लोगों ने पूरी टेस्ट सीरीज देखी होगी। नहीं देख रहे हो तो गलती आपकी है, अब आप नहीं देख रहे हो, इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा काम है बनाना और आपको बताना, तो हम वो पूरा अपनी पूरी दृढ़ विश्वास के साथ बना रहे हैं और आप लोगों को लगवा रहे हैं। एक दिन में 2 का बोला था, 2 लगवा रहे हैं। करंट अफेयर की वीडियो एग्जाम पीडिया की बोली थी, पूरी लगवा दी। एमसीक्यू लगवा दी अलग, वन लाइनर अलग, पूरी 5.5 घंटे की वो अलग। तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके हर चीज आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए अलविदा।